तो ये दोबारा मैं पूछूंगा मुझसे भाई कि ये हुआ ये है कि जो जिसका कि अब ये एविडेंस मौजूद है कि सीसीटीवी कैमरा से देखे जा सकते हैं कि एक स्प्लिट एसी है वहाँ पे जिसके अंदर पहले स्पार्क हुआ है और वो एक शोला बन के नीचे गिरा है। ये वो हॉस्पिटल है जो NICU होता है, न्यूनेटल, जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चों का ICU है, वहाँ पर ये बच्चे हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं क्योंकि बच्चों को वो दिया होता है। और तो जैसे ही वो शोला नीचे गिरा है वो किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के पास आया है और आप कह रहे हैं कि लिटरली 1 मिनट के अंदर इस पूरे हॉल को जो है उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और ये एक बड़ी आग की जद में आ चुका था विद इन 1 मिनट। ऐसे ही हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये 6:38 पर जो है वो ये एक शोला नजर आ रहा है और 6:39 1 मिनट के अंदर ये पूरा फ्लेम इस डेफिनेट इस पूरे कमरे में, चूंकि ये कमरे सारे जो 14 के 14 बच्चे हैं, एक जो बच्चा जो है वो उसे रेस्क्यू किया गया, उसको ये ऑक्सीजन नहीं लगी हुई थी और वो बिल्कुल गेट के इमरजेंसी गेट के साथ था, तो नर्स ने उसको खींचा है और उसको निकाला है। अदर जो 14 बच्चे थे वो ऑक्सीजन पे थे, उनको नालियां लगी हुई, जो ICU में आप एक आम आदमी देख सकता है कि उसको बहुत सारी जो है नालियां लगी होती हैं, उसको ऑक्सीजन लगी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो डेफिनेटली जब उसको डिटैच करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, तो पहले तो ये पैनिक होकर बाहर भागे हैं, जो कि CCTV में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू को बुलाने के लिए। और इतनी ही देर में तकरीबन एक मिनट का ये टाइम है सारा, और उसमें ये सब चीजें जो फैली, किसी सिलेंडर के ऊपर कानून में नहीं गिरा, ये उस रूम में अभी आ जाएगी इसकी रिपोर्ट कि ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी, यकीनन होगी। जब सारे इतना ही हर बच्चे पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहा है तो यकीनन उसकी एयर में, उसकी जो है वो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होगी जिसने इसको फ्लेम किया सारा। तो लेकिन मुझे भाई एक ओवरऑल ये फरमाइएगा, जैसे कि आपने कहा कि शुरू में इसकी कैपेसिटी उससे सेवरल 100 टाइम्स कम थी जो कि जब से ये शुरू हुआ है, और इस दौरान जैसे जैसे इसमें रश बढ़ता गया, जैसे कि आपने फरमाया कि खुद इस्लामाबाद की आबादी जो है वो सेवरल टाइम्स बढ़ गई है, फिर अतराफ़ से फिर ये तमाम जो ये मरकज़ बन गया इस पूरे रीजन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, तो उसके लिहाज से इसकी फैसिलिटीज़, इसके निज़ाम, इसकी कैपेसिटी वो क्या इन्हेंस होती रही? कानून भाई जो है वक्तन फवक्तन जो है वो इसके ऊपर जो है वो बिट्स एंड पीसेज में काम हुआ है। अब जैसे आके मैंने अभी 1.5 साल में अभी साल भर का अरसा गुजरा है, हमने एक नई इमरजेंसी बनाई, थोड़ा सा काम हुआ था, हमने एक नई 176 बेड्स की एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी वार्ड बनाया पूरा। अभी इमरजेंसी वार्ड 30 बिस्तरों का है, यानी कि जो भी आता है पहले इमरजेंसी वार्ड में जाता है। हमने 176 बेडेड एक पूरा एक नया हॉस्पिटल बना लिया है इस 1 साल में, बहुत इसके ऊपर काम करके। उसकी मशीनरी आ गई है, नए उसमें 3 जो है ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसकी हायरिंग इन प्रोसेस है राइट नाउ, ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रोसेस है, और वो वजीर आजम उसको इनॉग्रेट करेंगे कोई अगले जो है वो कोई 20 25 30 दिनों में, तो जो कि पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। लेकिन आज जो हॉस्पिटल ये अभी मौजूद है, ये हॉस्पिटल तो वही पुराने डिजाइन पे, पुरानी कैपेसिटी पे, पुरानी ही लोड पर ये हॉस्पिटल मौजूद है कामरान भाई, जो कि 300-350 OPDs को डील करने वाला 3.5 लाख वाले इस्लामाबाद का हॉस्पिटल था। आज इस्लामाबाद 35 लाख तो कागजों पर है और कहते हैं कि भाई 50 लाख से कम की आबादी नहीं है। फिर आधा खैबर पख्तूनख्वा पूरा यहां आता है। आप चलेंगे, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको हार्डली इस्लामाबाद के लोग मिलेंगे, आपको बाहर से आए हुए लोग ज्यादा मिलेंगे। फिर जब वो आते हैं तो उनके साथ 2-3 रिश्तेदार आते हैं, तो एवरेज जो है वो 50-55 हजार आदमी एट ए टाइम जो है वो एक दिन के अंदर इस पिम्स में आते हैं और जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान वाले यहाँ आते हैं और आजाद जम्मू कश्मीर वाले कामरान भाई यहाँ आते हैं, और इस्लामाबाद की अपनी पॉपुलेशन जो है खुद जो तो है अब मुस्तफा बताइए, जब इतना बड़ा सानिया हो गया, इतनी बड़ी आग लग गई और इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये इतने लोगों की लाइफलाइन है, जिसका कि आपने बताया समझ में भी आ रहा है कि ये लाखों लोगों के लिए ये एक सर्विस है, और फिर यहाँ पर कितने लोग उस वक्त भी जो एडमिटेड होंगे, पेशेंट्स वगैरह। अब हॉस्पिटल की रनिंग पोजीशन क्या है इस वक्त, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ? इस हॉस्पिटल का क्या हाल है और कल क्या होगा, परसों क्या होगा? काउन भाई ये चूंकि इंक्यूबेटर्स और इमरजेंसी का ये वाला वार्ड था ना जहां पर ये, तो दैट मींस के उन बच्चों की माएँ
उसी के बराबर में इर्द गिर्द जो है वो कहीं जो है वो कहीं मौजूद नहीं है ना। आई मीन प्रेग्नेंट जो डिलीवरी के बाद वो भी उस हॉस्पिटल में उसी के बराबर वाले वार्ड्स में मौजूद थी, क्योंकि ये बच्चा कोई जो है, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बॉर्न, सारे बच्चों की उम्र जो है वो 1 महीने से कम की है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और ये वो प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं और जो 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 जिनको जो कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, ये उन बच्चों का वार्ड। और उसके साथ ही इसके एक बराबर में एक और कमरा है जिसमें 4 बच्चे और थे, तो इतने सीरियस नहीं थे जिनको इन इंक्यूबेटर्स पे रखा जाता चीजें, तो उन ये सब रेस्क्यू हुए हैं। और इसी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ जगहों पे जो हमारी नया स्ट्रक्चर जो हमने बना रखा था, हमने उसको खोल दिया है इमरजेंसी में, और वहां पर इस पूरे वार्ड को जो है वो शिफ्ट कर दिया है वहां पे। और वो अभी किसी को इस हॉस्पिटल में, जो मौजूदा हॉस्पिटल है, वहां पर किसी को इस हवाले से कोई परेशानी नहीं, इस पूरे फ्लोर को हमें खाली करना पड़ा है। और उसमें जो मरकज़ी बुनियादी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस एडमिनिस्ट्रेशन की जो ये हॉस्पिटल चला रही थी, जो कि सुबह शाम इसके ऑपरेशंस की जिम्मेदार थी, जिसको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए था कि यहाँ पे क्या है। सेक्रेटरी हेल्थ को तो प्राइम मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया है 4 महीनों के लिए, ये एक रूटीन किसी चीज़ होती है। लेकिन ये जो लोग जो कि बराह रास्त इसके ज़िम्मेदार थे, इनकी पकड़ कैसे होगी, इनकी जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा, जो कि बहरहाल जो इस पूरे मामले के बराह रास्त जिम्मेदार हैं, इस इंतज़ामिया के खिलाफ क्या एक्शन होगा और कब होगा और कैसे होगा? कामरान भाई, सबसे इसी वजह से सबसे पहले तो मैंने खुद से वॉलंटियर किया है, मैंने खुद को अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है अपने सुपीरियर्स को, नंबर 1, बगैर किसी के बोले। तो जब मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश कर सकता हूं, कर दिया है मैंने, तो मैंने अपने नीचे पर किसी को नहीं छोड़ना। और अगर किसी की नेग्लिजेंसी होगी गिवन रिसोर्सेज में कोई नहीं वो उसको इस्तेमाल कर रहा था, नेग्लिजेंट था और चीजों को जो टेकन फॉर ग्रांटेड कर ले रहा था, एक आदमी भी नहीं बचेगा, रेस्ट एश्योर, कोई भी नहीं बचेगा। अगर अदरवाइज तो फिर जो है वो नहीं चलेगी ना बात सारी। तो इसलिए मैंने खुद से सबसे पहले, जब मैं एहतसाब के से गुजर सकता हूं और गुजारूंगा, और मैंने खुद को पेश किया है, तो फिर उसके बाद नीचे कोई भी नहीं बचेगा। तो वजीर आजम ने कमेटी बनाई है, खुद को मैंने इसमें वो जो और बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर, और वो बिल्कुल थॉरली इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं कौन लोग थे, क्या थे, किस जगह थे, सीसीटीवी कैमराज, लोग, ये सब जो है वो अनर्थ होगा। रेस्ट एश्योर्ड, आई मीन ये इंसिडेंट है, सानिया है, आग है, अचानक जो है वो इतने तेजी से फैल गई सारी चीजें। मैं नहीं समझता कि कोई भी ज़ी शऊर हम में से ये चाहेगा कि भाई खुदा न खास्ता इतना नेग्लिजेंट हो सकता है कि अपने सामने आग लगता हुआ देखे और उसके अंदर जो है उसके ऊपर उसके भागे दौड़े ना। लेकिन जो एविडेंसेस जो अभी आ रही हैं वो बिल्कुल 6:38 की एक वीडियो है स्पार्क की, और 6:39 पे पूरा कमरा जो है जल रहा है। तो आई मीन फ्लेम के साथ जो हो रहा है। तो रेस्ट एश्योर्ड, मैं आपने जो बात की, सवाल का जवाब मैं अपनी बात मैं जो दे रहा हूं, कोई भी नहीं बचेगा, जो भी जिम्मेदार होगा वो बचेगा नहीं। इसलिए मैंने सबसे पहले खुद को पेश किया है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ थे।